पढ़ गया है? ओके, चल तो अभी बता दो मुझे कौन नहीं पढ़ गया है। ठीक है, पढ़ गया है? ओके, रीना क्यों नहीं पढ़ा? आप तो आए थे। चलो अब मुझे कोई ये बताएगा कि पृथ्वी 3 जो है उसमें कितने स्टेज है? पढ़ा होगा आपने, कितनी स्टेज है? मेरे पास क्या है? मेरे पास 5 है। कौन सी? पतन नाम से। पहली कौन सी है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी है, फिर अग्नि, ठीक है, त्रिशूल, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं, ठीक है। अब अगर मुझे एक बात करनी हो अग्नि की, तो अग्नि मेरी कौन सी है? किस टाइप की मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस। और कौन सी है? पृथ्वी भी। यानी पहली दो मेरी क्या है? ठीक है, पढ़ा आप लोगों ने, ठीक। चलो मैं अग्नि की बात करूं। सुदेश नहीं बात करनी, ठीक है, यहां तक आवाज आ रही, नहीं करनी बात। कौन सी है? रेंज अगर मैं बात करूं तो कितनी है? पढ़ी होगी कितनी? दे दो एक बार, कितनी रेंज है? कितनी स्टेज है? पढ़ी है? कितनी स्टेज है? कितनी स्टेज है? कितनी है? एक स्टेज नहीं, वेरिएंट की बात नहीं कर रहा। वेरिएंट तो 1 2 है, फिर मेरे पास अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, अग्नि 5 है, एंड देन मेरे पास एक और वर्जन है अग्नि प्राइम, ठीक है, अग्नि प्राइम नाम से। इधर ध्यान दो, जब नहीं पढ़ा कितनी रेंज है इसकी? अग्नि 1 की बात कर रहा हूं। मोर नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं कितनी? अप टू 1200 किलोमीटर। कितनी स्टेज है? 2 स्टेज। फिर पढ़ के क्या आए तुम लोग? कितनी स्टेज है? 2 स्टेज। फ्यूल कौन सा यूज करेंगे? सॉलिड या लिक्विड वाला? सॉलिड, ठीक है, दोनों स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में भी सेकंड स्टेज में भी। इसकी कितनी है? अप टू 2000 किलोमीटर। 3 की कितनी है? 3500, 1200 से लेके 2000 तक है। कितनी? 3500 किलोमीटर। 4 की फिर से कितनी है? कितनी हजार? 3000। और ये मेरी क्या है? दिस इज माई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी मोर देन। और फिर प्राइम की कितनी है? 1000 से लेके 2000 किलोमीटर। स्टेज की बात करूंगा तो मेरे पास क्या है? मेरे पास यहां तक क्या है? 2 स्टेज है। आगे चलूंगा मेरे पास कितने जगह? 3 स्टेज। डायमीटर की बात करेंगे। डायमीटर समझते हो कि मिसाइल कितनी चौड़ी है? सबसे बड़ा डायमीटर कितना? कितने डायमीटर तक हो सकती है? मेरे पास 3 और 5, इनका डायमीटर कितना है? 2 मीटर, लगभग 2 मीटर। और 1 2 और 4 का डायमीटर कितना है? 1 मीटर, लगभग 1.2, 1 से लेके 1.2 मीटर तक। बड़ा डायमीटर होने का मतलब क्या है? ज्यादा एरिया। ज्यादा एरिया मतलब ज्यादा बड़ा वॉरहेड, और ज्यादा बड़ा वॉरहेड मतलब ज्यादा कैपेसिटी किसकी? एक्सप्लोसिव ले जाने की। क्या कर रहे हो? पढ़ना था। फिर मेरे पास कौन सी है? अगर मैं बात करूं किसकी, ये सब आपका होमवर्क था, ये आपने करना चाहिए था। दूसरी मेरे पास कौन सी है? पृथ्वी। अगर मैं बात करता हूं पृथ्वी की, तो कैसी थी? इनिशियल स्टेज में बनी थी। सबसे पहले कौन सी? पी है ना, पतन। तो पहले कौन सी बनेगी? पृथ्वी। जिस टाइम पे कब, कौन से, रुको एक बार, विजेंद्र कौन से साल में स्टार्ट हुआ था आईजीएम डिब्बी? कौन से में स्टार्ट हुआ था? निशु, निशु नाम आपका? हाँ, कौन से में स्टार्ट हुआ था? मुस्कान, होमवर्क करके आए थे ना, हाथ नहीं उठाया नहीं करने वाले में। कौन से में स्टार्ट हुआ था? 1983 में। 1983 में स्टार्ट हुआ था मेरा प्रोग्राम, अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम, ठीक है। एंड ही इज आल्सो नोन एज द
मिसाइल मैन। टेस्टिंग कहां होती है सारी मिसाइल्स की? होमवर्क करके आएगे ना, कहां टेस्टिंग होगी सारे की मिसाइल्स की? भाई क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? टेस्टिंग का मतलब समझते हो? जहां पे पहली बार डीआरडीओ बनाएगा, डीआरडीओ क्या करेगा? मोस्ट ऑफ दी बनाएगा, हो सकता है किसी दूसरी कंट्री के लिए। अब हमें मुझे टेस्ट करना है, उड़ीसा में व्हीलर आइलैंड पे, एंड व्हीलर आइलैंड का नाम क्या चेंज क्या कर दिया है? आईटीआर है, इंटीग्रेटेड मिसाइल वो उसकी रेंज। व्हीलर आइलैंड उड़ीसा के उस पे है, व्हीलर आइलैंड, एंड लेटर इट्स कन्वर्टेड इनटू एपीजे कलाम आइलैंड। ये क्या है? टेस्टिंग रेंज है, सारी सारी मिसाइल यहां पे टेस्ट होती हैं। आप डायरेक्ट बनाने से पहले टेस्ट करके तो देखोगे सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। उड़ीसा के कोस्ट पे कौन सी खाड़ी होगी? बे ऑफ बंगाल में। भाई होमवर्क दिया था, मेरे पास पृथ्वी क्या है? अब 1983 में सबसे पहले अगर पृथ्वी में बनने स्टार्ट हुई है तो क्या इसके कौन सबसे मेरे पास इमीडिएट थ्रेट कौन है उस टाइम पे? इमीडिएट थ्रेट कौन है? क्या चाइना बड़ी थ्रेट है या फिर वो है पाकिस्तान? 1983 की बात कर रहा हूं, ठीक है। राखी क्या कर रहे हो? तो फिर यहां ध्यान दो, क्या है मेरे पास इमीडिएट थ्रेट? पाकिस्तान। तो मेरे पास पृथ्वी 1 है, चाहे मेरे पास पृथ्वी 2 है, या फिर मेरे पास क्या है? पृथ्वी 3। सारी कौन सी होगी? शॉर्ट रेंज की। सारी कौन सी होगी? शॉर्ट रेंज की। और लेकिन इनिशियल स्टेज में आया था तो मेरे लिए इजी क्या था? मेरे लिए लिक्विड फ्यूल यूज करना इजी था एज कंपेयर टू सॉलिड के। तो पृथ्वी मेरी कौन सी थी? लिक्विड प्रोपेलेंट या लिक्विड फ्यूल पे काम कर रहे थे पृथ्वी के सारे वर्जन। कितने होंगे? लगभग लगभग 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर के राउंड, अप टू है ये मैक्सिमम। लेकिन हुआ क्या? पृथ्वी 3 भी हमने छोड़ दी। पृथ्वी 3 का क्या किया? हटा दी, नहीं बनाया, आगे प्रोग्राम नहीं चलाया। अब छोटी रेंज में है तो क्या क्या होगी? सिंगल स्टेज, एक स्टेज में काम चल जाएगा, कम स्टेज में। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा? वेट कम रखना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास दो कंडीशन है। अगर मुझे तेज भागना है तो मैं क्या करूं? अपनी बॉडी में इतनी एनर्जी जनरेट करूं कि मैं तेज भागूं। दूसरा क्या करूं? अगर मैं कोई वेट लेके जा रहा हूं या फिर कुछ कर रहा हूं तो मैं अपना वेट कम कर दूं। या तो मैं फ्यूल बहुत ज्यादा लेके जाऊं, दिक्कत है। बट दिक्कत क्या है? देयर इज समथिंग कॉन्सेप्ट नोन एज, इन्होंने क्या किया? फर्स्ट यूज में चलाया, ठीक है, बाद में इन्हीं को किसमें कन्वर्ट कर दिया? अब आप आगे सुनोगे प्रहार था, एक मिसाइल है प्रहार नाम से, ठीक है, दे विल कन्वर्ट इनटू प्रहार परले। ये कौन करेगा? लिखो, होमवर्क में लिखो, रेंज लिख के आनी पृथ्वी 2 1 की, 2 की, 3 की। वाई डिड वी डिसकंटिन्यू पृथ्वी 3? पृथ्वी 3 को क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया? भाई अब बच्चे नहीं रहे हो, 2-2.5 महीने हो गए पढ़ते हुए। यू नीड टू इंप्रूव योर सेल्फ, खुद से ढूंढ के होमवर्क करना स्टार्ट करो। पृथ्वी 1 की रेंज क्या है? कितने स्टेज का है? कौन सा? ये तो बताई दिया मैंने। 2 की रेंज कितनी है? 3। वाई वी डिसकंटिन्यू 3 को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्यों कर दिया? या फिर डिसकंटिन्यू किया था उसकी जगह पे कौन बनाया? परलय क्या है? प्रहार क्या है? ठीक है, मेरे पास फिर प्रहार के बाद में प्रनाश आएगा। क्या आएगा? प्रनाश आएगा। मैंने पृथ्वी क्यों नहीं चलाई? वाई विल कम टू द प्रहार, सॉरी, प्रहार पे आया। फिर क्यों है? बिकॉज इसका एडवांस वर्जन ये कहां तक जाएगा? 150 किलोमीटर तक जाता है। ये कहां जाएगा? 250 किलोमीटर। नाम चेंज कर दिया। अब आपको ये देखना है कि कहां यूज होता है, क्या नेवी के लिए यूज होता है या फिर किसी और चीज के लिए हुआ? तो आर्मी किसके लिए यूज करेगी? लैंड यूज के लिए यूज करेंगे, सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। अब मेरे पास अगली आती है अग्नि मिसाइल, पता नहीं ना। त्रिशूल को हमने क्या कर दिया? त्रिशूल नाम था, नेक्स्ट मेरे पास त्रिशूल है। त्रिशूल को क्या कर दिया? त्रिशूल कैसी थी? सरफेस टू एयर। लेकिन हमने क्या कर दिया? डिसकंटिन्यू कर दिया। होमवर्क में क्या लिखना है कि हमें क्यों डिसकंटिन्यू किया, क्यों नहीं बनाया आगे? गूगल करना है, ढूंढना है, लिखना है। 2008 में डिसकंटिन्यू किया, क्यों किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट?
क्या है, कोई बताया सुदेश? तो 9 किलोमीटर रेंज बहुत हो जाती है। जब मुझे क्या करना है, 9 किलोमीटर की हाइट पे वो करना है, शूट करना है किसी को, देन 9 किलोमीटर इज मोर देन इनफ। मुझे ऊपर देखना है ना कि हेलीकॉप्टर कहां जा रहा है, फिर एयरक्राफ्ट कहां जा रहा है। कोई तो 2000 तक ड्रोन का कंसेप्ट नहीं था। मेन क्या था मेरे पास, एयरक्राफ्ट थे, जेट एयरक्राफ्ट थे या दूसरे थे। वाई वी डिसकंटिन्यूड। एंड नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अग्नि। ए में क्या है मेरे पास, अग्नि। स्टेज कितनी है, कितनी स्टेज है, सॉरी आकाश, यस, हाँ आकाश आएगा, आकाश। मेरे पास रेंज कितनी है, मीडियम रेंज है। स्टेज कितनी है, दो। फर्स्ट स्टेज में क्या यूज करेंगे, सॉलिड। दूसरे में दे यूज स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। क्या यूज करेंगे, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। बात करेंगे इस पे, स्क्रैमजेट पे भी क्या करती है, क्या करती है कि मैं सिर्फ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉलिड फ्यूल लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, कुछ ऑक्सीडाइजर लेके जाना पड़ेगा। एंड स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या देती है, एफिशिएंसी देती है कि मैं क्या करूंगा, अपने एटमोस्फेयर से क्या ले लूंगा, एयर ले लूंगा, और फ्यूल मेरा बर्न होता रहेगा। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, उससे मेरा क्या फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा, अगर मैं ऑक्सीडाइजर ले जाऊंगा तो मेरी मिसाइल का वेट कम हो जाएगा। अगर वेट कम हो जाएगा तो क्या है, स्पीड अपने आप बढ़ेगी, और मेरी क्या आ जाएगी, मिसाइल छोटी होगी, कॉम्पैक्ट होगी। कॉम्पैक्ट होगी तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको हेलीकॉप्टर्स में लगा सकता हूं, एयरक्राफ्ट में पुट कर सकता हूं। और वो क्या करेगी, ऑक्सीडाइजर हवा से ऑक्सीजन ले लेगी एंड देन बर्न करेगी। पढ़ेंगे हम टर्बोजेट, जेट, टर्बोजेट, टर्बोफैन टेक्नोलॉजी, रैम जेट, स्क्रैम जेट। तो स्क्रैम जेट में क्या होगा, एयर से क्या ले लेगी, ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है, पहली थी मोबाइल से, कौन से मोबाइल से कंट्रोल करेंगे, मोबाइल फोन को। मैं जो मेरे पास हेडफोन है उस मोबाइल की बात कर रहे हो, या फिर मोबाइल थी, क्या बात कर रहे हो, मतलब समझा नहीं मैं। आप ये कह रहे हो कि मैं मोबाइल से कंट्रोल कर सकता था। मेरे मोबाइल से उन्होंने इसके लिए पहले कैसे दिखाया थी, तो मोबाइल से वो कर सकते हैं या आगे के लिए। अब इस बात को मैं कैसे समझूं, मतलब हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि एक मोबाइल का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ले जाने वाला। ठीक है, अच्छा। अब मेरे, हाँ सुपरसोनिक रहेगी, सुपरसोनिक हाई स्पीड रहेगी। ठीक है, अब इसी आकाश का वर्जन मैंने कहां यूज किया है, बेसिकली क्या थे, दे आर हैविंग दी, आकाश मैंने कहां पे यूज की, स्टार्टिंग में मैंने आकाश को इंटरसेप्टर मिसाइल की तरह भी यूज किया। कैसे यूज किया, यूज एज ए इंटरसेप्टर मिसाइल। तो मेरी क्या कर सकती है, मेरे नॉर्मली करेंगे, बताया था ना इंटरसेप्टर मिसाइल्स, तामीर मिसाइल, स्टैंडर्ड मिसाइल, तो टारगेट को हिट करेंगे। अच्छा, एक मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने वो वीडियोस देखी है जिनमें एयरक्राफ्ट के पीछे मिसाइल फॉलो करती रहती है, रुक जाया करो यार, नहीं करनी है सुदेश बात। अब की बार, अब कौन बोल रहा था, देखो मिसाइल जा रही है, फॉलो कर रही है, जीपीएस से एक दो और देखो, अभी चल ही रहा है, नहीं हुआ है फिर।
भाई ये पीछे से क्या छोड़ रहे हैं ऐसे, वाई दे आर, और ये इसके पीछे क्यों भाग रही है, इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? टारगेट अक्वायर कर दिया। टारगेट पे क्या है? क्रूज मिसाइल है। क्या करेगी? जीपीएस सिस्टम पे काम करेगी। फिर और क्या हो सकता है? अब मेरे पास मैंने एक टेक्नोलॉजी बताई थी, एडवांस रडार सिस्टम, और वो थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट लिखवाए, थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया था, मतलब एडवांस एवियोनिक सिस्टम आ गया था, लिखवाया था फोर्थ जनरेशन में एडवांस एवियोनिक सिस्टम। एडवांस एवियोनिक सिस्टम में क्या आ गया था, दे हैव द जैमर, दे हैव आल्सो जैमर। अगर कोई भी एयरक्राफ्ट के पीछे मिसाइल भाग रही है तो जैमर से वो क्या कर सकते हैं? जीपीएस स्पूफिंग कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, उसको डेविएट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, मेरी अगर क्रूज मिसाइल किस पे चलेगी, किस पे चलेगी? नेविगेशन जीपीएस पे चल रही है, तो क्या हो सकता है, मैं सिग्नल से डिविएट कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मिसाइल नहीं छोड़ती है। ये जो तीन तरह की आपको शॉट्स दिखाई गई हैं, इसमें जीपीएस सिस्टम या नेविगेशन सिस्टम का कोई भी लेना देना नहीं है। फिर सर इतना पीछे क्यों भाग रही है? देयर इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज IIR, लिखो, देयर इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज IIR। क्या है मेरे पास? IIR, इमेजिंग इंफ्रारेड रडार। इमेजिंग है, फोटो इमेज वाला, इमेजिंग नहीं है। IIR इंफ्रारेड कैसी है? हीट होती है, हीट। अब जब मेरा एयरक्राफ्ट उड़ेगा तो वो अपनी टेल से क्या रिलीज कर रहा है? हीट, फ्यूल रिलीज कर। आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट जब चलता है तो पीछे क्या चलता रहता है? बस्टर्स लगे होते हैं, बस्टर से हीट निकलती रहती है। इन रडार्स में IIR सेंसर्स लगे होते हैं, वो क्या करेंगे, वो उस हीट को लॉक कर देते हैं। हीट को क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। और फिर उसी हीट के लॉक के हिसाब से एयरक्राफ्ट के पीछे क्या चलता रहता है? अगर एयरक्राफ्ट ऐसे घूमेगा तो मिसाइल भी उसके साथ साथ घूमती रहती है, बिकॉज द मिसाइल और द सी इज नॉट हिटिंग द एयरक्राफ्ट, सी इज हिटिंग द थर्मल, या फिर जो भी हीट आ रही, हीट सिग्नेचर, उसको हिट करेगी। यानी जो मेरी मिसाइल है वो एयरक्राफ्ट को हिट नहीं करेगी, वो इस एरिया को हिट करेगी जहां पे क्या है, जहां पे हीट निकल गई। तो दिस टेक्नोलॉजी पे क्या है, IIR टेक्नोलॉजी पे क्या करते हैं, बहुत सारी मिसाइल्स काम करती है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर जीपीएस स्पूफिंग हो रही है, कुछ हो रही है, दैट विल बी इम्पॉसिबल। कि अगर जीपीएस स्पूफिंग कर लो, जैमर लगा लो एयरक्राफ्ट में, तो मिसाइल मेरी क्रूज मिसाइल्स क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जैसे सिग्नल लॉस हुआ या फिर मिड एयर पार्ट में कोई टेक्निकल इशू है, देन देयर विल बी सम प्रॉब्लम। लेकिन IIR का क्या फायदा है, एक तो ये कि वो इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, रडार सिस्टम बहुत इजी है, और तो मेरी जो मिसाइल होगी वो क्या मिलेगी, बहुत सस्ती मिलेगी एज कंपेयर टू जो क्या है क्रूज मिसाइल्स के। मतलब होगी वो भी क्रूज मिसाइल, लेकिन क्या है, एडवांस में टेक्नोलॉजी सस्ती पड़ेगी एज कंपेयर टू नेविगेशन पे। अच्छा, तो फिर वो फ्लिकर्स क्यों छोड़ते हैं? जो जहाज से फ्लिकर्स आ रहे हैं, देखे थे तुमने एयरक्राफ्ट के पीछे से, वो छोटे छोटे फ्लिकर्स छोड़ देते, वो मिसाइल को डाइवर्ट कर रहे हैं कि मिसाइल अपना जो हीट सिग्नेचर, किसका किसका हीट सिग्नेचर, एयरक्राफ्ट का हीट सिग्नेचर छोड़ के जो फ्लिकर्स छोड़े हैं, उन फ्लिकर्स पे क्या हो जाए, इंगेज हो जाए, और उन फ्लिकर से टकरा जाए। दैट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ IIR। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, समझ में बात आ गई? तो एयरक्राफ्ट के पीछे जो फॉलो करती है मिसाइल, जो किस पे काम करेंगी, IIR पे काम। बहुत बार डाइवर्ट होते हैं। आप घर जाके यूट्यूब पे वीडियो देखना कि मिसाइल ऐसे जा रही है, कोई नीचे आ गया, वो एक बार घूम के फिर से आएगी। लेकिन फ्लिकर्स का दिक्कत क्या, फ्लिकर्स थोड़े सेकंड के लिए रहते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, जो हीट, देखो मेरा क्या है, देयर इज अ कांसेप्ट दैट इज नोन एज हीट सिग्नेचर। ठीक है, हर एक चीज जो भी जिंदा है या फिर जिसमें से कोई भी हीट निकल गई, चाहे हम है तो हमारी बॉडी का हीट सिग्नेचर है, छिपकली है तो छिपकली का हीट सिग्नेचर है। ठीक है, उसके हिसाब से। तो अगर देखो
चलो हीट सिग्नेचर का एक और क्लासिकल एग्जांपल देखो। तुमने मूवीज में देखा होगा कि वो हीरो वगैरह क्या करते हैं, आर्मी वाले क्या करते हैं, स्नाइपर यूज करते हैं और उन्हें दीवार के दूसरी तरफ क्या दिखता है, कोई इंसान की रेड रेड कलर की इमेज दिखाई देती है और फिर वो क्या करते हैं, उसे देख के शूट कर देते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन दी थर्मल इमेजिंग, दैट इज बेस्ड ऑन दी हीट सिग्नेचर। आपने क्या किया, आपने जो गैलोस्कोप है या फिर जो स्नाइपर का जो स्कोप होता है उसमें से क्या किया है, उसमें विजन लगा दिया, उसमें रडार लगा दिया। वो क्या करेगा, वो थर्मल इमेजिंग की बात करेगा। वो क्या करेगा, वो आईआईआर है, इमेजिंग इमेजिंग इंफ्रारेड वो रडार, वो थर्मल सिग्नेचर हीट कर लेगा, वो पता लगा लेगा। उससे आप क्या करोगे, दीवार की दूसरी तरफ देख पाओगे और आपकी बंदूक की गोली इतनी फास्ट है कि दीवार को किल करके दूसरी तरफ मार देगी। अच्छा तुमने ये भी नहीं देखा होगा, तुमने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स देखी होंगी, उसमें क्या करते हैं, लोग फार्ट करते हैं। उन्हें दिखाया कि थर्मल इमेजिंग में देखो कि लोग फार्ट करते हुए कैसे दिखाई देते हैं। या फिर कंसर्ट में उसने फार्ट कर दिया था, तो क्या है, वहां पे गैस निकलती है, वो गैस को हीट सिग्नेचर के यूज में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जहां तक मेरी विजिबिलिटी नहीं जाती वहां पे मैं क्या कर सकता हूं, थर्मल इमेजिंग यूज कर सकता हूं, हीट सिग्नेचर, और सबका हीट सिग्नेचर रहेगा। अब मेरे पास जो एयरक्राफ्ट ने जो फ्लिकर्स भेजे हैं, फ्लिकर छोड़े हैं, उनका हीट सिग्नेचर कम होगा एज कंपेयर टू मेरे एयरक्राफ्ट के हीट सिग्नेचर से। तो मे भी अगर बहुत पास है ना, तो वो ऐसा हो सकता है कि मेरी मिसाइल उससे इंगेज होके ब्लास्ट कर दे फ्लिकर से, लेकिन अगर 1-2 सेकंड का उसको टाइम मिल गया है तो दोबारा से कहां पे, एयरक्राफ्ट पे इंगेज हो जाएगी, बिकॉज वो हाई सिग्नेचर पे क्या करेगी, एक्ट करेगी। ठीक है, तो कई बार आप देखोगे, कई बार बहुत पास में मिसाइल है तो टकरा जाएगी, और बहुत दूर है तो उनको छोड़ के फिर से एयरक्राफ्ट के पीछे दौड़ने लग जाएगी। ठीक है, ये सस्ती टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया। दोबारा कह रहा हूं, 2-3 चीजें लिखवा रहा हूं, लिख लो, होमवर्क का लिख लो। ठीक है, अग्नि के बारे में पढ़ना आप लोगों ने, निर्भया मिसाइल के बारे में पढ़ा, क्रूज मिसाइल से मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में, ब्रह्मोस वगैरह के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, एक चीज और पढ़ के आनी आपको, एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, REGIME, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, इंडिया ने कब साइन किया था, इंडिया विल बिकम मेंबर इन द ईयर 2016। ये क्या कहता है, ये ऐसे कंट्रीज का ग्रुप है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, आपको एक परमिशन देते हैं, अगर आप इसके मेंबर नहीं है तो आप 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी की क्रूज मिसाइल नहीं बना सकते हो। तो इसलिए आप देखोगे कि पहले जो हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल थी उसकी रेंज कितनी थी, 290 किलोमीटर, हमने इसको कहां रखा, 300 से कम। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, आपको एनएसजी का मेंबर होना पड़ेगा, आपको ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी, कौन सी वाली, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए करना है, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स वाली करनी है, WMD की ट्रीटी, वो सब पढ़ के आना आपको, नहीं आया मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा पढ़ के आए पहले। एंड देन 2016 में क्या बना, इंडिया विल बिकम द मेंबर ऑफ एमटीसीआर, एमटीसीआर के मेंबर बनेगा, वेपन इंडिया वो मिसाइल बना पाया, क्रूज मिसाइल जिनकी रेंज कितनी होगी, 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी। देन ऑल ऑफ द सडन हमने क्या किया, हमने ब्रह्मोस का रेंज बढ़ा दी, नाउ ब्रह्मोस विल वर्क ऑन दी 400 किलोमीटर, और हम ब्रह्मोस का अगला वर्जन ये बना रहे हैं, प्लान करेंगे, दैट वर्जन विल बी अप टू 700 और 800 किलोमीटर, और उसी वर्जन को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा, क्योंकि मिड वे में कोस्ट चेंज कर सकती है, फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी में आती है। ठीक है, और प्रिसीजन साइज कितना है, हिट टारगेट का साइज कितना है, सेंटीमीटर्स में, कि अगर आपने भेजा है तो अगर वो अपने पाथ से भटक भी जाती है तो सेंटीमीटर में भटकेगी। ऐसा नहीं कि आपने मारा यहां पे था और 6 फुट दूर जाके गिरी है, नहीं, अगर वो अपने पाथ से डाइवेट भी हो जाती है ना, अगर भटक जाती है तो सेंटीमीटर में भटकेगी। दैट इज द प्रिसीजन एरिया, इतनी वंडरफुल है। ठीक है, एमटीसीआर के बारे में पढ़ेंगे, और आपको पढ़ना है निर्भया मिसाइल के बारे में। नेक्स्ट है निर्भया, इंडिया ने खुद से डेवलप की है, इतनी फेमस क्यों नहीं हुई, खुद से बनाई है लेकिन फेमस नहीं इतनी, क्यों है, बिकॉज इसमें एक इंजन है, इन्होंने एक स्पेशल टाइप का मिसाइल में इंजन लगाया है, उस इंजन का नाम लिखना है, उस इंजन में क्या है, प्रॉब्लम है, रॉकेट का जो इंजन है उसी में क्या है, प्रॉब्लम है, आपको पता होना चाहिए कौन सा इंजन है। ठीक है, आगे और लिखो, और आपको उसके बाद में नाग के बारे में पढ़ना है, हेलिना के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और धनुष के बारे में पढ़ना, पृथ्वी में है, धनुष का अलग लिख लो, पृथ्वी में है धनुष, सागरिका के बारे में लिखना है,
क्योंकि पृथ्वी 3 को किसमें कन्वर्ट किया था बाद में? पृथ्वी 3 ही बाद में सागरिका के कंसेप्ट में आई। पृथ्वी 3 बाद में किसके कंसेप्ट में आई? धनुष के कंसेप्ट में, धनुष में, नेवल में, नेवल के लिए आएगी। ठीक है, सबमरीन में जाएगी तो सागरिका आएगी। K4 क्या है वो भी पता करना आपने। K4 मिसाइल, ये आपको होमवर्क में कर लेना चाहिए था। K4 मिसाइल, ठीक है। और सागरिका हो गया, धनुष हो गया। हाँ, अब मैं आता हूं नाग में। नाग, हेलिना क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। किससे लॉन्च होता है? नाग का वेरिएंट है, यस, हेलीकॉप्टर वेरिएंट है किसका? हेलिना। ठीक है, हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ नाग को कहां से लॉन्च करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज मानिक। वो भी पता करके आना मानिक क्या है। मानिक में कितनी मिसाइल्स हैं? 12 मिसाइल हैं। 6 कौन सी रेडी टू फायर की और 6 कौन सी स्टोर्ड वाली? पता होना चाहिए आपको। तुमने पढ़ा क्या है जाके छुट्टी में? कितने लोग हैं जो कपड़े धो रहे थे? एक ही आदमी, 2, 3, 4, अब एक ने उठाया, सारा उठाओगे। कितने लोग पढ़ रहे थे भाई? मैले कपड़े पहन लोगे तो क्या हो जाएगा? कौन देखने आ रहा तुम्हें? अगर कपड़े एक दिन पहनते हो 3 दिन पहन लो। अपने कपड़े अंडरगारमेंट्स मत पहनो उस तरीके के, बिकॉज इफ यू फील हाइजीन एंड समथिंग लाइक दैट, पहन सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। ये तो सब आते जाते रहेंगे, क्योंकि अब कपड़े धोते रहेंगे तो फिर पूरी जिंदगी कपड़े धोगे। अब पढ़ लिए तो नौकर आ जाएगा कपड़े धोने के लिए। कोई वंडरफुल काम कर रहा था कोई, जिसको सुन के ये लगे कि सर इतना बढ़िया बहाना था, इस बहाने से नहीं पढ़ा। किसी के पास है कोई लॉजिकल बहाना? कम से कम बहाने भी नहीं बनाते बढ़िया। तो क्या लिखो, हेलिना हो गया है, निर्भया, अच्छा निर्भया तो होएगा पहले, ठीक है। और मेरे पास है अस्त्रा के बारे में देखना। अस्त्रा मिसाइल थी एक हमारे पास एयरक्राफ्ट के लिए, एंड दिस इज द बीवीआर मिसाइल। दिस इज द बीवीआर मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। क्या है? बियॉन्ड विजुअल मिसाइल रेंज। यानी एक तो होता मेरा विजुअल, क्या होता है? जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां मैं क्या कर पा रहा हूं? देख पा रहा हूं, उससे दूर हिट कर देगी। सो ये भी किस कैटेगरी में आएगी? फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी में। और इसमें क्या होगा? अगर बियॉन्ड विजुअल रेंज है तो इसमें इनबिल्ट क्या होगा? या तो आईआर सिस्टम होगा, या फिर क्या खुद का रडार सिस्टम होगा। खुद का अपना क्या होगा? रडार सिस्टम होगा। दैट्स व्हाई इट इज पार्ट ऑफ द बियॉन्ड टू विजुअल रेंज। ध्यान रखना, जहां तक मैं नहीं देख पाता उससे दूर हिट कर देगी बीवीआर, ठीक है। और हाँ, कल एक चीज और थी, इन्होंने पूछा था सर वो पैड वाला, पैड में वो था, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था इसमें क्या है? पृथ्वी एडवांस, सॉरी पृथ्वी एयर डिफेंस, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा था कि सर इसमें पृथ्वी व्हीकल डिफेंस भी है। हमने क्या बात की थी? हमने कहा था हमने पृथ्वी मिसाइल यूज कर रहे हैं, और नॉर्मली हम क्या है इसका प्रद्युमन भी बोलते हैं इसको। पृथ्वी भी लिखा मिलेगा आपको कई जगह पर, वो प्रद्युमन भी लिखा मिलेगा, ठीक है। और 2 स्टेज होगा, पृथ्वी मिसाइल यूज कर रहे हैं हम, 2 स्टेज होगा। और कितनी रेंज में हिट करेंगे? 80 किलोमीटर तक की रेंज में हिट करेंगे। कि अगर आपका कोई भी मिसाइल कहां से इस रेंज पे 80 किलोमीटर से आ रही है, मैक्सिमम कितना है? अप टू 80 किलोमीटर। कौन सा होगा? एक्सो एटमोस्फेरिक होगा। एंडो एटमोस्फेरिक के लिए मेरे पास क्या था? ठीक है। और क्या होगा इन दोनों में? मैंने आपको एक बात बताई थी कि वॉर हेड में क्या रखा होगा? मटेरियल रखा होगा। ऐसा नहीं है कि तामिल मिसाइल के जैसे क्या नहीं होगा, वॉर हेड खाली होगा। ये तामिल मिसाइल किस पे काम कर रहा है? तामिल मिसाइल को वॉर हेड की जरूरत क्यों नहीं है? कोई पूछ ले तुमसे, क्यों जरूरत नहीं है तामिल मिसाइल को वॉर हेड की? हाँ सिंपल बात, क्योंकि वो किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? वो मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर रहा है किसकी वजह से? आयरन फ्रेगमेंट्स की वजह से। आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो कंप्रेस है उसमें। जब भी क्या करेगा आरएफआईडी या फिर जो भी सेंसर क्या करेगा, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज जो उसका, वो जब सेंस करेगा उसको, देन उसके बाद में क्या है, वो ओपन हो जाएगा। और जो आयरन के फ्रैक्चर वो क्या है, फ्रेगमेंट्स है, आयरन के टुकड़े हैं, वो एकदम प्रेशर से निकलेंगे और साइड वाले मिसाइल को क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। तो उसको तो ओवरहेड करने की जरूरत, उसको एक्सप्लोसिव की जरूरत नहीं है।
तो अब क्या हुआ था हमारे पृथ्वी में, इसमें क्या है, एक्सप्लोसिव होंगे वॉरहेड में, एक्सप्लोसिव जो धमाका करेंगे, किसमें, वॉरहेड में। अब इन्होंने क्या किया, इंडिया वाले एक और कंसेप्ट लेके आए। अब ये क्या कर देता है, ये इन चीजों को वो बना देता है, एक्सपेंसिव बना देता है, महंगा कर देता है। तो इसमें एक एडवांस वर्जन जो आया था, दैट कम्स विद द पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। इसी में है, इसी में क्या है, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। ये किस चीज पे काम करेगा, इट विल वर्क ऑन द काइनेटिक किल। अब सर ये क्या चीज है, हमने दो चीजों की बात की, देखो सॉफ्ट किल की बात की थी, हार्ड किल की बात की थी। सॉफ्ट किल याद है किसी को, रवि याद है, याद है, दीपक, शिवानी याद है सॉफ्ट किल? नेविगेशन सिस्टम को क्या करेगा, हाँ एक इकलौता नेविगेशन सिस्टम को क्या नहीं करेगा, सेंसर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, अगर वहां पे जैमर है, कैमरा है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है सिस्टम उसको कर सकता है। यानी उसमें कोई एक्सप्लोसिव नहीं होगा, जो उसके यंत्र हैं उनको खराब करेगा, उनके जो कंपोनेंट्स है मिसाइल के, या फिर एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स है, या यूएवी कंपोनेंट्स हैं, जो अटैकिंग के, जो एनिमी की मिसाइल आ रही है, जो कोई भी कंपोनेंट आ रहा है उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय करता है। और हार्ड किल में क्या होगा, मैं धमाके से उसको डिस्ट्रॉय कर, ठीक है। देयर इज अ कंसेप्ट दैट इज, अब आपने सुना काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको थोड़े टाइम पहले एक कंसेप्ट बताया था, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स क्या यूज कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं, और कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फोर्स यूज कर रहे हैं। दीज आर द सिस्टम दैट यूज काइनेटिक एनर्जी। क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को यूज करेंगे। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन नहीं है, लेकिन उनसे लोअर वर्जन है, उनका क्या है, लोअर वर्जन है। हम क्या करेंगे, हम अपनी पृथ्वी मिसाइल को, वही है, सिंगल दो स्टेज है, सिंपल क्या है, दो स्टेज का है, पैड में क्या है, दो स्टेज है, इसमें भी क्या होगा, व्हीकल में भी दो स्टेज होंगे, 80 किलोमीटर जाएगा। अब नॉर्मल क्या होता है कि सामने वाली मिसाइल को क्या करेगा, टकरा के गिरा देगा, उस टाइम पे एक्सप्लोसिव क्या करेगा, धमाका करेगा। और यहां पे क्या होगा इस व्हीकल में, इसमें एक्सप्लोसिव नहीं होंगे, ये क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को यूज करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी को बीम की फॉर्म में क्या करेंगे, उस मिसाइल पे मारेंगे, और मिसाइल हवा की हवा में क्या हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं, ना कि एक्सप्लोसिव का, इतना फर्क है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, फायदा क्या है, सबसे बड़ा, हाँ नहीं, वो तो उसकी स्पीड डिपेंड करेगा, कुछ पॉइंट तक हो सकता है, कुछ सेकंड्स का फर्क आ सकता है, यस कुछ सेकंड का फर्क आ सकता है, लेकिन ये मिसाइल जब तक वहां जाएगी। सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेरे जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लोसिव मेरे महंगे पड़ेंगे, कॉस्ट मेरा बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, और मेरे पास क्या है, दूसरा, अगर मेरा कॉस्ट कम हुआ तो मेरा वॉरहेड का वेट भी कम हो जाएगा। जब मेरा वॉरहेड का वेट कम हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, मुझे कम क्षमता की मिसाइल चाहिए, मैं मिसाइल मेरी वही रहेगी, लेकिन फ्यूल क्या है, मुझे कम फ्यूल में मेरा काम चल जाएगा। तो मेरा ओवरऑल क्या रहता है, कॉस्ट कम होगा, और मेरा फ्यूल का जो कंसेप्ट है वो सब अपने आप कम हो जाए, क्योंकि कम वेट लेके जाना पड़ेगा, कम वेट लेके जाऊंगा तो कम फ्यूल लगेगा, कम फ्यूल लगेगा तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट, थोड़ा एडवांस्ड है, ठीक है। अब और है मेरे पास नेक्स्ट जनरेशन, आकाश नेक्स्ट जनरेशन, वो भी देखना है आपने, ठीक है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन कौन सी है, ठीक है, एक पिनाका, और वो लिखो, पिनाका लिखो, ठीक है। और ये एक चीज और लिखो, मानिक, हाँ मानिक, जो मैंने नाग मिसाइल को बताया था ना, नाग मिसाइल क्या है मेरे पास में, एंटी मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल, सॉरी एंटी टैंक सिस्टम, एंटी टैंक है, टैंक को डिस्ट्रॉय, जो इसको कैरी करता है ना, जो ये क्या करेगा, या 12 नाग मिसाइल को कैरी करता है, एक तरह का टैंक है देखने में, इसको क्या बोलते हैं, मानिक, इसको क्या बोलते हैं, मानिक। इसमें क्या रहेंगी, 12 नाग मिसाइल रहेंगी, 12 नाग मिसाइल में से 6 कैसी रहेंगी, 6 रेडी टू फायर रहेंगी, और 6 स्टोर रहेंगी, ठीक है, कि आप यूज करना चाहो तो। दूसरा मेरे पास क्या है, अभी मानिक का एडवांस वर्जन आ गया, नाम नहीं बता रहा हूं मैं आपको, खुद सर्च करना है। कौन सी जनरेशन है इसकी, 9th जनरेशन आई है, इसकी क्या आई है, 9th जनरेशन मानिक की। उसका नाम क्या है वो भी पता होना चाहिए आपको,
बिकॉज वो सीधी सीधी चीजें पूछ लेता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? और मेरे पास है पिनाका वगैरह के बारे में लिख लेना। पिनाका रॉकेट लॉन्चर है मेरे पास, पिनाका, PINAKA, पिनाका। और मैं उम्मीद करता हूं घर जाके थोड़ी मेहनत करोगे, ठीक है, क्योंकि आगे फिर से छुट्टी आने वाली है। पढ़ लेना थोड़ा सा, कपड़े धुल गए होंगे, ठीक है। एक चीज और लिख लो, थोड़ी सी ऊपर की है, शायद नहीं पूछे पर लिख लो, काम आ जाएगी। जो मेरे पास ये पृथ्वी था ना, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, इसमें एक रडार है दैट इज नोन एज स्वॉर्ड फिश रडार। स्वॉर्ड फिश रडार सिस्टम, अजीब सा नाम है, तो सुन के लगेगा क्या है, ठीक है। बाकी इतने चांस है नहीं कि वो पूछेगा ऐसी बात, बट फिर भी स्टिल ये हम इसके बारे में दोबारा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा, ठीक है, लिख लो, या फिर तुम लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पे, ठीक है। रुद्रा के बारे में लिख लो, रुद्रा। चलो अब हम आज का स्टार्ट करते हैं। हमने इतना टाइम इसलिए वेस्ट कर दिया बिकॉज आप लोग पढ़ के नहीं आए। रडार की 5-6 जनरेशन पता है, रडार की 6 जनरेशन पता है, ठीक है, 6 जनरेशन तक की बात कर दी थी। अब लिखो ACWS, एयरबोर्न कंट्रोल एंड वार्निंग सिस्टम। एयर बोर्न कंट्रोल एंड वार्निंग। तुम्हें फ्राइगेट्स और डेस्ट्रॉयड में फर्क पता है ना, फ्राइगेट डेस्ट्रॉयर्स, किसी को डाउट नहीं है? ठीक, चलो नहीं है। अब ये मेरे पास क्या है, अगर ये टेक्नोलॉजी मेरी कहां यूज करूंगा, मैं करूंगा अपने फाइटर एयरक्राफ्ट। अच्छा, हमारे ए सेट के बारे में पढ़ा था, मिसाइल पूरी खत्म कर देता हूं। ए सेट पढ़ी थी, ए सेट इंडिया के पास में, कौन सी कंट्री के पास में ए सेट होती क्या है? रुको, क्या होती है ए सेट? पीछे उधर बैठे, क्या होती है ए सेट? खुशी, संगीता, संगीता नाम है, क्या नाम है? सपना, हाँ, जयदेव, राखी, दीपिका, गौरव, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। भाई कहां थे? स्पेस में पढ़ाया गया है, यहां पे भी आ रहा है दोबारा से। एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या करेंगी? अपने ली ऑर्बिट में जाके क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। कौन सी कंट्री है जिनसे, कौन सी कंट्री जिनके पास ए सेट की कैपेबिलिटी है? कौन सी कंट्री है? आरती, बबल, पता है किसी को? बताओ। यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया। फ्रांस भी है, नहीं फ्रांस भी है। जब इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था तो इंडिया ने जस्ट बाद में किसके किया था? देखो, इंडिया ने जब डेमोन्स्ट्रेशन किया तो उस टाइम पे 3 कंट्री थी, यूएसए, रशिया, चाइना और फिर इंडिया, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन स्टेज में अब इजराइल भी जुड़ गया है और फिर फ्रांस भी जुड़ गया, बहुत सारी कंट्री जुड़ गई। लेकिन जब इंडिया ने किया डेमोन्स्ट्रेशन तो इंडिया विल बिकम दी 4th कंट्री। क्या करेंगे? लियो में जाएंगे, सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तुम्हें मिशन याद है कौन से मिशन के तहत किया गया था? यार स्पेस के नोट्स का तो वो भी हुआ है टेस्ट, शक्ति मिशन, मिशन शक्ति। क्या कर रहे हो? नोट्स दोबारा पढ़ लिया अगर नहीं याद रहते तो। मिशन शक्ति इंडिया प्रोग्राम तो कौन से ईयर में आया था? 2019। उन कंट्री के नोट्स में दिया हुआ है, 2019 में आया था शक्ति मिशन, एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की थी उसमें। एंड देन डेमोन्स्ट्रेशन क्या था? इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री। इसके बाद में यूएसए, रशिया, चाइना के बाद में 4th कंट्री बन गया था। अब इस स्टेज में इजराइल और फ्रांस भी जुड़ गए, लेकिन पहले नहीं थे उस टाइम पे 2019 में। तो हमारे पास एंटी सैट मिसाइल्स है, ठीक है, मिशन शक्ति ध्यान रखना। अब ये क्या है? तुम्हें प्रोजेक्ट नेत्रा याद है? प्रोजेक्ट नेत्रा याद है? क्या था कि दिस इज द अर्ली वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम। ये जो ACWS है, दिस इज द शॉर्टर वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट नेत्रा।
कि अगर मेरे हवा से या स्पेस से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी थ्रेट आ रही है तो मैं प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत में पता कर लूंगा। उसी का शॉर्ट वर्जन है एयरबोर्न कंट्रोल एंड वार्निंग सिस्टम। इसका डेमोन्स्ट्रेशन किसके थ्रू किया था हमने, फिर प्रोजेक्ट नेत्रा। अब इसका शॉर्ट वर्जन हम क्या कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट में कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये आगे पता लगा लेंगे। अब होमवर्क लिखो, आपको ये पता करना है किस किस डेस्ट्रॉयर में पहला। अब एक दो होमवर्क लिखो, पहले तो जितनी जनरेशन के एयरक्राफ्ट है उनके 5-5 एग्जांपल लिखो घर जाके, ठीक है। 5-5 फर्स्ट जनरेशन के 5 एग्जांपल लिखो, सेकंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के, फोर्थ जनरेशन के, 4.5 जनरेशन के एंड फिफ्थ के, सिक्स्थ का बनानी है, ठीक है। सिक्स्थ का अगर कोई प्रोजेक्ट का नाम है चाइना का या फिर यूएस का, तो प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, पर 5 आपको मिलेंगे नहीं, 5 आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट पे आपको क्या मिल जाए, प्रोजेक्ट के नाम मिल जाए, किसके, चाइना का और यूएसए का 6th जनरेशन के। उसके बाद में आपको लिखना है कि कौन से एयरक्राफ्ट ऐसे जिनमें ACWS की टेक्नोलॉजी है। ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं, थोड़ा सा दे रहा हूं। क्या तेजस मार्क 1 और मार्क 2 में ऐसा कुछ है? क्या राफेल में ऐसा है? या फिर मिग में कोई है, मिग का कोई है ऐसा एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास में जिसमें ACWS है, ठीक है। और मेन होमवर्क ये है कि मेरे पास कौन सा डेस्ट्रॉयर है, मेरे पास कौन सा फ्राइगेट है और मेरे पास कौन सा कोरवेट है। इंडिया कोरवेट वर्ड यूज नहीं करता है, इंडिया क्या करता है, इंडिया वर्ड यूज करता है पेट्रोलिंग शिप्स। इंडिया क्या वर्ड यूज करता है, पेट्रोलिंग शिप। देयर विल बी वेरी हाई चांस कि वो यहां से पूछ ले, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। ऐसा क्वेश्चन आएगा ज्यादा काम करने के लिए, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता। जैसे पिछली बार इन्होंने क्या पूछा था, राफेल कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी जनरेशन का है, 4.5 जनरेशन। जिसको पता था, नहीं पता था, गलत करके आए। बहुत ईजी सवाल, फिर आगे सर में हाथ मार रहे हो। तो क्या करना है, ACWS कौन से है, ठीक है, कौन सी पेट्रोलिंग शिप है, कौन से डेस्ट्रॉयर है, बस उनके नाम लिखने, कौन से फ्राइगेट है, उनमें ACWS है या नहीं है। यस है, और बहुत सारे हैं। तो आपको कौन सी क्लास का है, कहां पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो ड्रोन्स, नेक्स्ट हेडिंग लिखो ड्रोन्स। ठीक है। आर्मी में जो फिलहाल यूज हो रहे हैं, दैट विल बी द UAVs। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मानव रहित हवाई यान, मानव रहित हवाई यान। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये 4-5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, अनमैन्ड, UNMANNED, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के। नैनो ड्रोन, नैनो ड्रोन कौन सा होगा, जिसका साइज 250 ग्राम से कम हो। ऐसा ड्रोन जिसका साइज कितना, जिसका वेट कितना हो, 250 ग्राम से कम हो, दैट इज नैनो ड्रोन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, मेरे पास है माइक्रो ड्रोन। क्या है, माइक्रो ड्रोन। हिंदी में वाले ऐसे लिखोगे माइक्रो, माइक्रो ड्रोन। वेट कितना होगा, 250 ग्राम से लेके 2 किलोग्राम तक, 250 किलोग्राम से लेके 2 किलोग्राम तक। नेक्स्ट लिखो स्मॉल ड्रोन, स्मॉल ड्रोन, वेट होगा 2 किलोग्राम से लेके 25 किलोग्राम तक, 2 किलोग्राम से लेके 25 किलोग्राम तक। देन मेरे पास है मीडियम, नैनो, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। वेट होगा 25 किलोग्राम से लेके 150 किलोग्राम तक, 25 किलोग्राम से लेके 150 किलोग्राम तक। एंड नेक्स्ट है लार्ज, नेक्स्ट है लार्ज ड्रोन। वेट कितना होगा, मोर देन 150 किलोग्राम, मोर देन 150 किलोग्राम। घर जाना है, नेक्स्ट होमवर्क, R9X मिसाइल, मिन्यूट्समैन 1, 2, 3। ठीक है, लिख लेना, गड़ी ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है।
ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, आपको ये पता होना चाहिए क्रूज है, बैलिस्टिक है, कैसी है, रेंज कितनी है, ठीक है, कन्वेंशन है, न्यूक्लियर है। बड़ा बड़ा नहीं लिखना है पूरा पैराग्राफ, ठीक है, सीधा लिखना है आरएक्स कैसी है, क्रूज है, बैलिस्टिक है, कोमा लगाना है, रेंज कितनी है, 55,000 कितनी है, सरफेस टू सरफेस है, एयर टू एयर है, कैसी है, ठीक है। अब एक बात सुनो, चलो मैं तुम्हारा होमवर्क थोड़ा सा इजी कर देता हूं, तुम्हें पढ़ने में इजी होगा। जो मेरे कोई बोल रहा है नैनो का 250 ग्राम से कम, अप टू 250 ग्राम। देखो हमने क्या लिया है, हमारे पास है काइनेटिक किल। अभी हमने काइनेटिक किल की बात की, काइनेटिक किल में क्या करूंगा मैं, कोई बड़ा धमाका नहीं कर रहा। अब होना क्या है कि इंडिया के पास क्रूज मिसाइल, और इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ये क्लेम किया कि हमने क्या किया है, हमने एक बंकर था, ठीक है, उस बंकर की में छोटा सा चैम्बर था, ठीक है, उस चैम्बर के अंदर से क्या मारी, ब्रह्मोस मिसाइल मारी, और अंदर चैम्बर डिस्ट्रॉय हो, यानी इतना प्रिसाइज था कि क्या है, इस साइज का, इतने का ही, इतने साइज का था, अंडरग्राउंड चैम्बर था, हवा आने के लिए उन्होंने एग्जिट होल छोड़ रखा था, उसी होल से एंट्री की मिसाइल ने एंड देन हिट इट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। कुछ टाइम के पहले एक आईएसआई का लीडर था, उसको लेके यूएसए ने क्लेम किया था कि उन्होंने क्या कर दिया है, उसको किल कर दिया। अब होता क्या है कि वो जो टेररिस्ट था वो हर रोज अपनी खिड़की पे आता था, लोग आते हैं, लोग चाय पीने आ जाते, लोग छुट्टा पीने आ जाते, ये आ जाते हैं। अब होता क्या है कि अगर आप ऐसे इलाके में हो जहां पे क्या है, जहां पे बहुत सारी आम जनता रहे, अब मैं कहां रहूंगा, अगर मैं घर से भाग गया, ठीक है, मान लो मैं घर से भाग गया और मुझे कहां रहना, मैं मेरा यहां पे एडमिशन चल रहा है, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, कहां छुप के रहूं मैं। कभी भी घर से, मतलब प्लीज इसको यूज मत करें, ऑन कैमरा जा रहा है। अगर आप भाग रहे हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है घर के पास रहे, क्योंकि सब लोग दूर ढूंढेंगे, सब लोग दूर ढूंढ, क्योंकि दिया क्या सिखाता है कि दिया जब जलेगा तो अंधकार कहां रहेगा, यही सोचने की बात है। पर प्लीज डो नॉट यूज इट, ठीक है, यूज द इंफॉर्मेशन ऑन योर ओन एंड आई एम नॉट इंकरेजिंग एनीवन टू फ्लाई अवे फ्रॉम योर होम्स, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अगर कोई भी टेररिस्ट अगर छुपना चाहेगा तो कहां छुपना चाहेगा, ऐसी जगह पे जहां बहुत सारे लोग रह रहे, और वो ऐसे इलाके में छुपेगा जहां पे आम जन, अगर पुलिस वाले घुस नहीं सकते या फिर आर्मी वाले नहीं घुसेंगे, क्योंकि घुसते क्या है, पूरा पूरा इलाके पे उस पर राज। तुमने मूवीज में देखा होगा ना कि बहुत डोन टाइप गुंडे होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, किसी पुलिस वाले भी घुस देते, जैसे पुलिस वाले आते हैं उनके ऊपर पत्थर फेंक देते, पुलिस वाले कूट देते हैं, फिर एक दो कोई साउथ इंडिया का एक आता है होनहार जवान यंग पुलिस वाला, ठीक है, वो घुसता है, सबको मारता पीटता है, फिर उसकी कॉलर पकड़ के उसको लेके आता है, डोन की दादागिरी खत्म। बट दिस इज व्हाट हैपेंस। तो ये भी क्या करते हैं टेररिस्ट, आप ऐसी जगह पे रहेंगे जहां पे ये, तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने मॉनिटर किया। अब यूएन के रूल क्या कहते हैं, यूएन के रूल ये कहते हैं कि आप अगर किल करोगे तो आप सिर्फ टेररिस्ट कंपाउंड को ही हिट करोगे, आप बाकी जनता को नहीं मार सकते, देयर इज वेरी हाई इंपैक्ट। और इसी चीज पे एक मूवी भी आई थी जिसमें क्या हुआ था, जिसमें फ्रांस का एक टारगेट था, उन फ्रांस वालों ने, फ्रांस और यूएस ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर किया था, और उस पे पूरे यूएनएचआर ने, यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स पे, यूएनसीएचआर कमीशन ऑन हाई राइट्स, सॉरी एचआरसी, यूएनएचआरसी ने बहुत बड़ा इशू बना दिया। हुआ क्या था कि टेररिस्ट को उन्होंने हिट किया और उन्हें सारी प्लानिंग कर रखी थी। उसके घर के बाहर पे एक छोटी बच्ची क्या करती थी, ब्रेड बेच रही थी, हमारे वहां पे ब्रेड रोटी होती है तो वो खमीरी रोटी जो बोलते हैं वो बेच रही थी। तो हुआ क्या था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि आज हिट करना है, उन्होंने उसकी सारी खमीरी रोटी भी खरीद ली और उसको वहां से भेज भी दिया कि तुम चले जाओ। लेकिन दिमाग देखो, जैसे हिट करना है उस लड़की छोटी बच्ची को लगा कि अगर मेरा इतना जल्दी सामान बिक गया कि मैं थोड़ा सामान और भी, एंड सिंपल एक उससे, मतलब जहां पे रूल चलते वहां पे चलते हैं, जहां पे नहीं चलते वहां पे नहीं चलते। तुमने मनी हाइस्ट देखी है, ठीक है, मनी हाइस्ट देखी सब लोगों ने। मनी हाइस्ट इंडिया में हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हम अमीर नहीं है, हमारे पास आरबीआई की वो नहीं है, मिंट्स नहीं है, हमारे पास भी 4-4 मिंट्स है, हम भी नोट, मिंट जहां पे नोट छापते हैं वो खाने वाला मिंट नहीं, हम भी नोट छापते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते, हमारे हो सकता है।
बिकॉज वो इस राइट पे थे कि कोई मर ना जाए। बिकॉज चोरों के भी क्या है या फिर डकैतों के क्या है, राइट्स, ह्यूमन राइट्स। नहीं, ह्यूमन राइट्स कोई है ही नहीं। यहाँ पे कोई आता ऐसे ही सुबह जगाते उसको कि चलो जाओ, कहता ठीक है सबको मार के आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का नहीं, बट वहां पे ह्यूमन राइट्स का तो पूरा का पूरा क्या था, पूरा का पूरा जो प्लान था, पूरा पूरा जो वो था, पब्लिक डोमेन में आया एंड पब्लिकली फ्रांस ने माफी मांगनी पड़ी इस बात को। ठीक है, तो वो क्या टेक्नोलॉजी लेके आए। अब मेरे पास अगर कोई मिसाइल है तो उसके वॉर हेड में क्या होगा, कोई ना कोई एक्सप्लोसिव। इसके बदले में मैं क्या करूं, मैं अपनी ऐसी मिसाइल बनाऊंगा जो बिल्कुल प्रीसाइज पे हिट कर रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उसमें आयरन फ्रेगमेंट्स ले लेता हूं। मैं क्या रखूंगा, आयरन फ्रेगमेंट। सूरज नहीं रहने दो, मत करो बदमाशी। आयरन फ्रेगमेंट्स लूंगा, वो मिसाइल जाएगी, जाके हिट करेगी और ब्लास्ट नहीं होगी। ब्लास्ट की जगह क्या छोड़ेगी, आयरन फ्रेगमेंट छोड़ देगी। तो यूएस ने डेमोन्स्ट्रेट किया था अपनी मिसाइल से कि एक जो टेररिस्ट था, जो आईएसआई का लीडर था, वो क्या था, वो हर रोज अपनी खिड़की से बाहर आता था, कुछ टाइम वहां पे खड़ा रह के सिगरेट पीता था एंड देन वापस चला जाता। उसका हर रोज टाइम फिक्स था, इन्होंने लोकेट किया एंड दे हिट इट। जिसको आयरन फ्रेगमेंट्स लगेंगे वही लगे। अब बात क्या है, अगर मेरा एक्सप्लोजन होगा तो बहुत एरिया के आसपास लोग बढ़ेंगे, और अगर मैंने सिंपल किया तो क्या है, अब उस पर्सन को आयरन फ्रेगमेंट्स लगेंगे तो आयरन फ्रेगमेंट्स तो शरीर को तोड़ के निकल जाएंगे। आयरन फ्रेगमेंट्स है, अब मेरे हार्ट को डैमेज करेंगे, ब्रेन को डैमेज करेंगे, फिर वाइटल ऑर्गन डैमेज करेंगे, आई विल डाई। और उसका इंपैक्ट क्या होगा, बहुत कम होगा। अब इंडिया सिर्फ सेंटीमीटर में हिट कर रहा है तो यूएस तो mm में हिट कर रहा होगा। तो अगर जब R9X5 देखोगे ना मिसाइल को, तो आपको पता लगेगा कि R9X क्या इसी कंसेप्ट पे काम कर रही है, किसी अलग कंसेप्ट पे काम कर रही है, देखना है। ठीक है, और R9X इन्होंने मिसाइल यूज करी थी उसको मारने के लिए फ्रॉम दी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। देखना है कि R9X किस तरह काम करती है, ये इसके अलावा R9X के सिमिलर भी कोई और मिसाइल्स है। ठीक है, होमवर्क करना है आप लोगों ने। ठीक है, मेरे पास ड्रोन्स हो गए। ड्रोन्स के बारे में हमने बताया था, ड्रोन्स के फायदे नुकसान यूपीएससी नहीं पूछता है। ठीक है, हाँ, इंपोर्टेंट ड्रोन्स जो है उनके बारे में लिख लेना। ठीक है, यूपी उसमें डालना है, किसी में गूगल में जाओगे, गूगल में डालना है कि यूएवीज यूपीएससी, किसी भी उसका नाम डाल देना, कोचिंग का नाम डाल दो। ठीक है, छोड़ के डैश का, क्योंकि डैश का स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वहां पे डालना है नाम, डालने के बाद में आपके पास पूरा आर्टिकल आ जाएगा, नहीं कम से। ठीक है, तुम लोग कुछ भी कह सकते हो, इसलिए कह रहा हूं मैं कि सर हमने कोचिंग तो ये भी हमने इसका नाम डाला था, नहीं आया, बट वी आर नॉट सो मच क्रिएटिव दैट लाइक दैट। ठीक है, ओके, अब हमारा ये हो गया है, ये हो गया है एयरमैन। ठीक, हाँ, अब आपको इनके बारे में लिखना है, राफेल के बारे में लिखना है, मार्क, तेजस। हाँ, अब देखो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बिल्कुल छोटी सी, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट। अब होता क्या है, नॉर्मल मेरे जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, दे आर क्या हैविंग अ सिंगल एयरक्राफ्ट, सिंगल इंजन। अब सिंगल इंजन के से क्या 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 नुकसान है, अगर इंजन फेल हो गया तो क्या आपको छोड़ के भागना पड़ेगा। ट्विन इंजन के क्या फायदे हैं, एक खराब तो दूसरा खा दिया, तो मैंने तो और बताओ, ये तो कोई भी बचा देगा। तो मैं छोटे मेरे भाई, मेरे कजन से पूछूंगा जिसको पता था कि पिंक डोंकी, वो भी बता देगा फायदा, तो वो बड़ा हो गया है। अरे तुमने शोर टेक ऑफ सुना है, शोर टेक ऑफ एसटीओ, वो इजीली कर लेगा। बिकॉज क्यों करेगा, दो इंजन क्या करेंगे, डबल थ्रस्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, और क्या फायदे होंगे, स्पीड ज्यादा होगी। और क्या फायदे होंगे, और क्या फायदे होंगे, जो सिंगल इंजन 6 मिसाइल उड़ा के ले जा रहे हैं, कितने ले जाएगा, 12 ले जाएगा। दूसरा क्या फायदा होगा, मिड एयर में क्या रह सकता है, स्टिल रह पाएगा। बिकॉज क्या है, बॉडी टू मास रेशियो मेंटेन कर पाएगा। सॉरी, बॉडी टू मास नहीं, बॉडी टू वेट रेशियो, यहां पे वेट लगेगी, बॉडी टू वेट रेशियो मेंटेन। अगर बॉडी टू वेट रेशियो मेंटेन कर पाएगा तो क्या है, इजी ऑप्शन है किसका, मिड एयर रिफ्यूलिंग का। सर मिड एयर रिफ्यूलिंग क्या पता है किसी को, हवाई जहाज को क्या करना पड़ता है, अगर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद जब उसका फ्यूल खत्म हो जाए उसको लैंड करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, आप पूरे यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड का में सबसे बड़ा है ग्लोब मास्ट, C-16 ग्लोब मास्ट यूएसए का है। ये सबसे बड़ा है मालवाहक जहाज, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे फैन से
इमेजिनेशन पावर में भूल जाता हूं कि हमारी बहुत कमजोर है। आप सबने देखा होगा, पूरी में देखा होगा और बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। सबसे लार्जेस्ट क्या है मेरे पास, सबसे बड़ा है कैसा, कार्गो कैरिंग, ठीक है, एयरक्राफ्ट। अब ये क्या होता है, ये मिड एयर में पेट्रोल एटीएफ लेके जाएगा, एविएशन टरबाइन फ्यूल, और क्या करेगा, मिड एयर में भर ले। ये देखा है तुमने, यहां पे खड़ा है मिग, इसके सामने एक पाइप सा दिख रहा है तुम्हें, वहां से फ्यूल भरा जाता है, ठीक है, वो रडार नहीं है, वहां से क्या होता है, फ्यूल भरा जाता है, ठीक है। क्या सोच रहे थे आज तक तुम उसको, कुछ तो दिमाग लगाया होगा ना, क्या सोच रहे थे, प्रियांश बता रहे क्या सोच रहे थे, सबसे ज्यादा हिस्से तुम्हें आई है, कोई बात। तो वहां से क्या होगा, फ्यूल भरा जाता है। और मिड एयर में अगर कोई भी प्लेन क्या कर सकता है, बॉडी टू वेट रेशियो मेंटेन करेगा, तो वो क्या है, एक जगह पे स्टैंड स्टिल कर पाएगा, और फिर क्या, रिफ्यूलिंग बहुत इजी। ऐसे बहुत सारे हैं जो क्या है, जो सिंगल उस पर भी यूज कर पा रहे हैं, किस पे यूज कर पा रहे हैं, सिंगल इंजन में भी, लेकिन वो इंजन क्या है, हाई कैपेसिटी के। तो इंडिया ने अभी तक क्या है, अब तुम्हें ये होमवर्क में जाके देखना है कि क्या तेजस मेरा ट्विन इंजन है, उसमें कोनार्ड है या कोनार्ड नहीं है, ठीक है। अब ये मत कहना सर सारा होमवर्क बता दिया है, तुम लायक किसी चीज के हो, खुद से तुम करते नहीं हो, बताना पड़ता है कि ये पढ़ना है। इसका मतलब तो मैं आईसीटी में इतना पढ़ा के गया हूं, तुम्हारे आईसीटी के नोट की 4 पेज में खत्म हो गए होंगे, फिर इसका मतलब 4 में हो गए होंगे, 6 में हो गए होंगे, 2 में। वाह बहुत बढ़िया। तो होमवर्क का मतलब यही तो होता है कि आपको खुद से करना है, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, कमाल है भाई, ठीक है। अच्छा अब डालो गाइस उसके लिए, टैंक्स डालो, टैंक, यस। पृथ्वी, पृथ्वी मिसाइल की बात कर रहे हो, उसमें तो वो है ना, हाँ 2 इंजन, उसमें हाँ 2 थे, 2 लिक्विड फ्यूल थे। अग्नि में जो सॉलिड फ्यूल था, पृथ्वी पहले आई, देखो क्या था, हमारे पास सॉलिड फ्यूल यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमने क्या किया, लिक्विड फ्यूल को करना इजी था, लेकिन लिक्विड फ्यूल को जब मैं यूज करता हूं, तो लिक्विड फ्यूल को मैं मिसाइल में डाल के नहीं रख सकता, मुझे क्या करना पड़ता है, जब भी मुझे मेरी मिसाइल लॉन्च करनी होगी, तो मैं मिसाइल लॉन्च करने से पहले उसमें लिक्विड फ्यूल डालू और फिर उसको लॉन्च कर दूं। सॉलिड फ्यूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे मैंने बनाया, मैं उसको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकता हूं, मेरी मिसाइल बन गई, उसमें सॉलिड फ्यूल डाल दिया, 10-20 साल तक रखी रही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिक्विड फ्यूल की जितनी भी मिसाइल होंगी, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो खाली रहेंगी, जब भी मुझे उनको लॉन्च करना होगा, मैं उनको क्या करूंगा, पहले उनमें लिक्विड फ्यूल डालूंगा, फिर उनको लॉन्च करूंगा। इसकी दिक्कत क्या है, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। तो मेरे इंडिया का, जब इंडिया ने अपने 1983 में प्रोग्राम स्टार्ट किया ना, तो उस टाइम पे इंडिया के पास में सॉलिड फ्यूल यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि हम स्टार्टिंग, हमारा इमीडिएट थ्रेट कौन है, पाकिस्तान है, हमें शॉर्ट रेंज के लिए भेजना है, तो लेट्स यूज इट। तो उन्होंने 2 स्टेज यूज किया, एंड 2 स्टेज में उन्होंने लिक्विड फ्यूल डाला। मैंने कुछ गलत अलग बोल दिया क्या, उसमें तो शायद से लिखवा ही नहीं, पृथ्वी स्टेज की बात की नहीं थी। अच्छा आपने लिखा होगा, तो 2 स्टेज में उसमें, ठीक है, तो पृथ्वी में लिक्विड है। लेकिन लेटर ऑन स्टेज में क्या हुआ, जब मैंने उस पे आया, मैं अग्नि पे आया और अग्नि 5 पे आया, और जब मैं अग्नि के टाइम पे आया 2008 तक आते आते, 2000 के बाद में जब नया मिलीनियम स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे मेरे लिए इमीडिएट थ्रेट पाकिस्तान की बजाय कौन बना, चाइना बना। और चाइना के लिए मुझे क्या यूज पड़ेगी, लॉन्ग रेंज की मिसाइल यूज पड़ेगी। अब आप ये बात देखोगे ना लिक्विड फ्यूल में, तो आप ये बात नोटिस करोगे कि पृथ्वी की सारी मिसाइल न्यूक्लियर का वो है नहीं, न्यूक्लियर वॉरहेड ले नहीं जा सकती वो क्या है, कन्वेंशनल वॉरहेड लेके जाएंगे। अब मुझे क्या है, मुझे अगर न्यूक्लियर थ्रेट देनी है किसी को, या फिर न्यूक्लियर एफिशिएंसी रखनी है, तो मुझे पावरफुल कंट्री कन्विंस करनी पड़ेगी। तो मैंने अग्नि 5 बनाई, अग्नि 5 में मेरा क्या है, कैरी कर सकती है, क्या कैरी कर सकती है, न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है। क्यों कैरी करेगी, बड़ा वॉरहेड है, तो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने के लिए एटलीस्ट मेरी मिसाइल का वॉरहेड की मिनिमम कैपेसिटी कम से कम 500 किलोग्राम होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 500 किलोग्राम होनी चाहिए। और जब मैं पृथ्वी की बात करूंगा, तो नॉर्मल मेरी 200 है, किसी में 250 है, किसी में तकरीबन 300 है, इतनी है ही नहीं। तो वो क्या है, वो कन्वेंशनली यूज करेंगे। हो गया डाउट क्लियर, लिखो टैंक, टैंक लिख, टैंक के बारे में, ठीक है, लिखना स्टार्ट करो फटाफट। ऐसा कोई है जिसको टैंक नहीं पता हो, बता दो अब भी,
है कोई कि सर मैंने टैंक नहीं देख रखा? लिखो पहली पीढ़ी के टैंक्स, फर्स्ट जनरेशन ऑफ टैंक्स। जब तुम एक बार नोटिस करोगे ना, तो आज के टाइम पे तुम्हें टैंक इतने देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मैं वर्ल्ड वॉर वन की या टू की बात करता हूं ना, तो आपको सारे युद्ध वर्ल्ड वॉर वन और टू किस पे हुए थे? टैंक्स पे हुए थे। टैंक्स इतने एफिशिएंट क्यों थे? वाई आर टैंक्स आर सो मच, इतने क्यों? क्या थे? और क्या था? इनमें बंकर्स बने हुए थे, तो जो लाइट हिट वाले थे, तो उस टाइम पे हमारे पास इतने एफिशिएंट वो नहीं थे, मेरे पास क्या नहीं थे? हथियार नहीं थे कि मैं टैंक को क्या कर पाऊं, भेद पाऊं। और मेरे पास क्या था? मेरे पास कैलिबर की बड़ी वो थी रेंज, जैसे मैं अगर हिट करता था तो बड़ी जो मेरे पास क्या होगी, जो बैरल होगी, बैरल समझते हो, बंदूक की बैरल, उस बैरल की वजह से मेरे क्या थी, जो रेंज थी वो बढ़ गई थी। देखा है ना, टैंक के सामने लगी रहती है, दैट इज बैरल। ठीक है, एक मिनट, वो कहां गया मटेरियल? एक मिनट गाइस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बैटल टैंक में और टैंक में, सारे के सारे टैंक क्या है? बैटल टैंक ही है। एक मिनट गाइस, एक मिनट, कहाँ गुम हो गई चीजें? लिखो फर्स्ट जनरेशन, लिस्ट ऑफ जनरेशंस। सबसे पहले लो सेंचुरियन। सिंपल, आपने ऐसा लिखना, फर्स्ट जनरेशन लिख लो, ऐसा लिखना है सेंचुरियन। ठीक है, सेंचुरियन में आप लिखोगे यहां पे किस कंट्री ने बनाया है, यूके ने, कौन से साल में बनाया है। ठीक है, तो पहले लिखो सेंचुरियन, लिख लेते सेंचुरियन, हाँ। यूके ने बनाया, यूनाइटेड किंगडम ने, कौन से साल में बनाया था? 1945 में, 1945। ठीक है, नेक्स्ट लिखो T44। नेक्स्ट मेरा क्या है? T44। क्या है? 1945। T45, नेक्स्ट लिखो T45। हाँ 44, हाँ सॉरी 44 है, T44। ईयर कौन सा था? 1944 में। कंट्री कौन सी है? सोवियत यूनियन। कंट्री कौन सी है? सोवियत यूनियन। अगर किसी टैंक के आगे टी लिखा हो तो उसका मतलब क्या है? सोवियत ने बनाया। आगे चल के आपके पास में T90 भी आएगा, मतलब किसने बनाया? सोवियत ने। कौन से साल में? 1990 में। ठीक है, इसमें एक T54 भी है, T54 भी है, T54 यहाँ पे है तो 1944। इनका एक वेरिएंट और है T54। किसने बनाया? सोवियत ने। कौन से साल में? 1954 में। ठीक है, अब लिखो टाइप 59। टाइप 59 1959 में बना। बनाया किसने? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। टाइप 61 नहीं, जापान ने। किसने बनाया? जापान ने, 1961 में। एक मिनट, ये तो एक मिनट रुको गाइस, एक मिनट, एक मिनट।
अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। फिर लिखो M60। M60 1959, कंट्री है यूएसए। कंट्री है यूएसए। नेक्स्ट है चीफ्टन। चीफ्टन क्या है? चीफ्टन। कंट्री कौन सी है? कंट्री है मेरे पास यूनाइटेड किंगडम। ईयर है 1966। ठीक है। नेक्स्ट लिखो विकर्स मार्क 1। विकर्स, VICKERS, विकर्स। कंट्री है यूके। कंट्री है यूके। साल है 1965। और इसी को बाद में यूके ने किसको दिया था? इंडिया को दिया था। और इंडिया ने इसका नाम लिखा था विजयंता। विजयंता। जैसे हमारे पास आजकल अर्जुन टैंक है, पहले थे हमारे पास। किसने दिया? यूके ने इंडिया को दिया। और इसका इंडिया का नाम क्या था? विजयंता। विजयंता ये तकरीबन 70s के राउंड में दिया था। मैं एग्जैक्टली फिगर भेज दूंगा इसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट लिखो AMX 30। AMX 30 1966, कंट्री है फ्रांस। ठीक है। और एक सुनो, एक बात, ये विकर्स है ना, विकर्स से यहां से जनरेशन स्टार्ट करो, सेकंड जनरेशन स्टार्ट होगी। विकर्स कौन सा था? सेकंड जनरेशन। विकर्स कौन सा था? सेकंड जनरेशन। विजयंता भी सेकंड जनरेशन होगा। ठीक है। और ए जो है हमारे पास AMX 30 फ्रांस का है 1966 में। नेक्स्ट लिखो लेपर्ड 1। लेपर्ड 1, LEOPARD, लेपर्ड 1 1965, कंट्री है वेस्ट जर्मनी। कंट्री है वेस्ट जर्मनी। और सबसे खतरनाक चीज पेंजर। पेंजर 1 इंपोर्टेंट। कंट्री है स्विट्जरलैंड। क्योंकि दोनों वर्ल्ड वॉर हो गए थे, इस कंट्री ने क्या नहीं किया? किसी का साथ नहीं लिया, न्यूट्रल कंट्री रही। पूरे यूरोप में इकलौती कंट्री न्यूट्रल रही। फिर भी और इन्होंने क्या कहा था कि हम टैंक वैंक नहीं बनाएंगे। इसलिए तुम एक बात सोचो, जो हमारा क्या है, जो हमारा LHC है, वो भी कहां है? स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पे। क्या कंट्री थी? न्यूट्रल कंट्री, वर्ल्ड वॉर की। लेकिन इन्होंने क्या बनाया? अपना ये बनाया पेंजर 1। स्विट्जरलैंड ईयर है, ठीक है, 1965। इसको पेंजर 61 करो गाइस। पेंजर 61 स्विट्जरलैंड। और मेरे पास है T80। लिखो T80। T80 ऑफकोर्स स्विट्जरलैंड का है, सॉरी सोवियत यूनियन का है, सोवियत यूनियन का है। ईयर लिखो 1976। टाइप 85। टाइप 85 किसका? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ईयर है 1988। ठीक है। अब मेरे पास में है पेंजर 68 और 88। इसको 61 करो। अब मेरे पास है पेंजर, दो थे पेंजर, 68 एंड 88। 68 एंड 88 कौन से साल में? 1988 में बने थे। कंट्री कौन सी है? स्विट्जरलैंड। 1988। नेक्स्ट लिखो मेरे पास चैलेंजर। चैलेंजर 1 1984 यूके। ठीक है। थर्ड जनरेशन लिखो, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन चैलेंजर 2 1984, 1984। चैलेंजर 2 कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम। ईयर कौन सा है? 1998, 1998। ठीक है। नेक्स्ट लिखो T80U। T80U कंट्री है सोवियत यूनियन। ईयर है 1987।
देन टाइप 90, टाइप 90 कंट्री है जापान, कंट्री है टाइप 90 90, ईयर है 1990 1990, कंट्री है जापान। C1 एरिटी, C1 एरिटी कंट्री है इटली। ये ध्यान रखना है, इटली ने डायरेक्ट क्या बनाया है, थर्ड जनरेशन के बनाया है। इससे पहले ये क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, किससे, यूके यूएसए से एंड फ्रांस से। सीधा इन्होंने थर्ड जनरेशन का बनाया है इटली ने, C1 एरिटे। ठीक है, देन मेरे पास है टाइप 98, ईयर नहीं पता, 1995 1995। नेक्स्ट है मेरे पास टाइप 98, टाइप 98 पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ईयर है 1999। नेक्स्ट लिखो K1, फिर स्पेस देके लिखना है 1998, सॉरी वो लिखो K1 टाइप 88, K1 टाइप 88, K1 टाइप 88। कंट्री है साउथ कोरिया, कंट्री है साउथ कोरिया, ईयर है 1987। लेक्लेयर, लेक्रेस और लेक्लेयर्स, कंट्री है फ्रांस, 1992। ठीक है, नेक्स्ट लिखो M1 फोर्थ जनरेशन, स्टार लगा लो, 2-3 स्टार, फोर्थ जनरेशन। M1A2 अब्राहम, M1A2 अब्राहम, M1A2 अब्राहम, फोर्थ जनरेशन। इसकी थर्ड जनरेशन भी थी, बट फोर्थ जनरेशन में डालो इसको, क्योंकि बाद में अपग्रेड कहां हो गए थे, फोर्थ जनरेशन। कोई तुम्हें ये कहे कि अब्राहम थर्ड जनरेशन में थे, यस थर्ड जनरेशन में भी थे, एंड हियर कम्स द फोर्थ जनरेशन में भी है, किसमें, फोर्थ जनरेशन में भी। और ये वही अब्राहम टैंक्स हैं जो क्या है, यूक्रेन वॉर में सप्लाई कर रहा है, कौन, यूरोप, किसको, यूक्रेन को। बनाया किसने, यूएसए ने, बनाया किसने, यूएसए ने। और ये इतने पॉपुलर थे कि यूएसए ने सब अपने सब नाटो मेंबर्स को बांटे, एफिशिएंट थे, बहुत अच्छे थे, ऑल वेदर थे। 1999 यूएसए में बनाया था 1999 में। ठीक है, 2-3 स्टार लगा लेने इस पे। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ठीक है, उसी युद्ध के वॉर में नाटो मेंबर्स ने अब्राहम टैंक्स दिए थे यूक्रेन को, और यूके ये वही टैंक है जो इन्होंने सप्लाई किया अभी 2023 में, किसको, यूक्रेन को। बनाया किसने है, यूएसए ने। यूएसए ने ये टैंक बाद में अपने नाटो मेंबर्स को दिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो M1A2 सेप वर्जन 1, M1A2 सेप, सॉरी SEP बड़ा, बात नहीं करनी है, वर्जन 1 किसका है, यूएसए, किसका है, यूएसए, 1999 1999। नेक्स्ट लिखो लेपर्ड A6, लेपर्ड A6, जर्मनी। ठीक है, एक अलग से पॉइंट निकाल के लिख लो, T84, इसके लिए अलग से स्टार लगा लो। किसका है, नहीं, यूक्रेन, किसका है, यूक्रेन। पहले यूक्रेन वगैरह किसके पार्ट थे, सोवियत के पार्ट थे सब, एंड देन लेटर स्टेज में क्या हुआ, उन्होंने इनको सौंप दिया। ठीक है, T84 ध्यान रखना है, T84 जब दिया था दैट विल बी द पार्ट ऑफ थर्ड जनरेशन, जब इनको सौंपा था। लेटर स्टेज में इन्होंने क्या कर दिया, जिसका अपग्रेड वगैरह करके फोर्थ जनरेशन बनाया था, लेकिन T84 जब दिया था इन्होंने, तब कौन सी जनरेशन में था यूक्रेन के पास, थर्ड जनरेशन। क्योंकि अब बात करें फोर्थ जनरेशन की, लेकिन T84 बाद में क्या फोर्थ जनरेशन में भी आएगा, उसको मॉडिफिकेशन कौन करेगा, यूक्रेन। ठीक है, अब एक दो पॉइंट और लिख लो गाइज। अल खालिद,
क्या ये 1984 में बना था ना, इन्होंने इसको 1999 में दिया था। सॉरी 1999 में नहीं, एक बार मैं इसको चेक करके बताता हूँ। दो चीजें बतानी मुझे। तो आपने क्या पूछा था? कौन से का ईयर पूछा था? A6 का। और ये इस वाले ईयर में मैं बता देता हूँ, और नहीं मिला तो गूगल सर्च कर लेना किस ईयर में सोपा था। वैसे इनका ईयर तो 1999 ही दिखा रखा है इन्होंने, बट स्टिल देख लेना फोर्थ जनरेशन। अब एक चीज लिखो, अल खालिद। एक नया एक और स्टार लिखो, उसको लिखो अल खालिद। जल्दी लिखो भाई, बताता हूं एक बार, रुको सुदेश। अल खालिद किसका है? पाकिस्तान का। ध्यान रखना है, दिस अल खालिद किसका है? पाकिस्तान का। और कौन सा है? थर्ड जनरेशन। लेकिन बाद में इसने क्या किया था? अपग्रेड किया था इसको। क्या किया था? अपग्रेड किया था। ठीक है, कौन से ईयर में? 2001 में। ठीक है, इंडिया का पहला क्या था? अर्जुना मार्क 1, अर्जुन टैंक, अर्जुन मार्क 1। कौन सी जनरेशन? थर्ड जनरेशन। इससे पहले इंडिया क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। थर्ड जनरेशन कौन से साल में? 2004 में। अल खालिद 2001, अल खालिद 2001 पाकिस्तान, 2004 में इंडिया का है। ठीक है, क्या पाकिस्तान इतना एडवांस था पहले, जब तुम लोग बहुत सारे पैदा नहीं हुए थे? तो फिर कैसे मिला? सपोर्टेड बाय चाइना। जो अल खालिद है पूरा पूरा किसके ऊपर बेस्ड था? चाइना के टाइप वाले सीरीज के ऊपर डिपेंड था। नेक्स्ट लिखो मार्कोवा 4, सेम ईयर में स्टार लिख के लिखना है। मार्कोवा 4, कंट्री है इजराइल, ईयर है 2004, जनरेशन है थर्ड। अब सर आप तो फोर्थ जनरेशन लिखवाने लग गए थे, थर्ड जनरेशन में कैसे आ रहे हैं? सवाल ये है, इसका जवाब ये है कि ये बाद में अपग्रेड किए गए थे। दे कम्स टू द फोर्थ जनरेशन। ठीक है, घबराओ मत, हम लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन ये कौन से, सेकंड जनरेशन कौन से। मार्कोवा 4 इजराइल 2004। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन, पांचवी पीढ़ी के टैंक, T4 अरमाटा। T14 अरमाटा पांचवी पीढ़ी का है। किसका है? रशिया का। किसका है? रशिया का। ठीक है, कौन से साल में? 2021 में। K2 ब्लैक पैंथर, K2 ब्लैक पैंथर। कंट्री है साउथ कोरिया, कंट्री है साउथ कोरिया। कौन से साल में? 2014 में। फिफ्थ जनरेशन है। नेक्स्ट है टाइप 10, नेक्स्ट है टाइप 10। टाइप वाले में कौन सी कंट्री है? या तो चाइना या जापान। तो कंट्री कौन सी है? जापान। कंट्री है जापान, ईयर है 2012। टाइप 10, कंट्री है जापान, फिफ्थ जनरेशन का है, कंट्री है जापान, ईयर है 2010, सॉरी 2012, नोट 10, टाइप 10 में 2012। नेक्स्ट लिखो अल्टे, ALTAY, अल्टे। ठीक है, कंट्री है टर्की, कंट्री है टर्की, या फिर तुर्की लिखो, नेम चेंज कर लिया इन्होंने अपना, तुर्की। ईयर है 2025, 2025। ठीक है, अब जो एक चीज और नोटिस कर लो, जो अर्जुना 1 था हमारा, वो कौन सी जनरेशन था? थर्ड। अर्जुना 2 कौन सी जनरेशन होगा? फोर्थ। ध्यान रखना, अर्जुना 3 कौन सा था? थर्ड। अर्जुना 4, सॉरी अर्जुना 2 मार्क 2 फोर्थ जनरेशन। ध्यान रखना, इसमें लिख लो साइड में कहीं पे, नॉट सो इंपोर्टेंट, बिकॉज वो इसलिए मैंने थर्ड में लिखवाया था क्योंकि फोर्थ में क्या था, वो बाद में अपग्रेड किया है फोर्थ जनरेशन में। कौन सा? अर्जुना तो अभी डीआरडीओ और डीबीएल मिलके बना रहे हैं, अभी उन्होंने इतना डिप्लॉयमेंट किया नहीं। ठीक है, अभी आया नहीं, इंडक्टेड नहीं हुआ है, अनाउंस्ड ही हुआ है। टाइप 2 है, अनाउंस्ड ही हुआ है, इंडक्टेड नहीं हुआ है अभी। एक मिनट, मार्कोवा, मार्कोवा इजराइल का है। T90 अर्जुना टैंक उसी में बेस्ड है, रशिया का है, रशियन। देखो हमारे पास जो स्टार्टिंग में जितने भी टैंक थे,
1970 के 74 के 80 से जो पहले खरीदे हुए थे, जो 80 से पहले की टेक्नोलॉजी थी ना कि खरीदे हुए थे, वो सब कहां से थे? दैट कम्स फ्रॉम यूके, इजराइल। और लेटर स्टेज में जब क्या हुआ, जब जो 1960 के बाद की जो टेक्नोलॉजी आई है वो हमने किससे खरीदे? सारे रशिया से। तुम्हें अगर कहीं पे जाओगे और म्यूजियम वगैरह में कोई टैंक खड़ा मिलेगा, 99% कंडीशन है कि वो टी सीरीज का है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली है कि वो T90 होगा। एंड वो कम कहां से है? दे कम्स फ्रॉम रशिया, दे कम्स फ्रॉम रशिया। कारगिल यूज में भी हम वही यूज कर रहे हैं, रशियन पार्ट्स, ठीक है। चलो, मैं आप लोगों को नोट्स में ये भेज दूंगा, अगर आपको लिखना तो लिख लेना, टाइप करना टाइप कर लेना। मैं टाइप करके आपको डिफरेंशिएट लिख के भेज दूंगा कि टाइप 1 इस तरह के होते हैं, टाइप 2 इस तरह के होते हैं, टाइप 3 इस तरह के होते हैं, टाइप 4 इस तरह के, टाइप 5। सर ये बात तो आप पहले भी कर सकते थे, कि मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन अगर मैं नोट्स दे भी देता तो तुम उनको कभी खोल के नहीं देखते। अब कम से कम तुमने लिखा है, तुम्हें आइडिया तो है कि टाइप अगर तुक्का मारोगे तो क्या पता सही हो जाए, पहले तो मतलब चांस ही नहीं था, ठीक है। कोई डाउट है किसी को?